किया क्योंकि हमारे पास एक नल हाइपोथेसिस था। वो बोल रहा था देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन अचीवमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टॉट बाय दिस मेथड एंड दैट। ये हम लेके चले, फिर हमने उसके लिए एक हफ्ता पढ़ाया, एक हफ्ता पढ़ाने के बाद हमने टेस्ट की पेपर को जांचा, जांचने के बाद मार्क्स है, मार्क्स का आपने क्या निकाला, मीन निकाला। तो मीन एक का कितना आया था, 90 आया था, 5 का डिफरेंस तो यहाँ दिख रहा था, तो हम कह सकते थे आईसीटी का तो मीन ज़्यादा आया है, तो अच्छी मेथड है। लेकिन हम इसकी तुरंत ऐसा हम लोग इसको डिक्लेयर नहीं कर पाते, हमको स्टैटिस्टिक्स की मदद लेनी पड़ती है। तो स्टैटिस्टिक्स में टी स्टैटिस्टिक्स या टी टेस्ट हमारी मदद के लिए आता है। उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बाद हमारे पास उत्तर आता है, जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था, 3 आया मान है ना। अब ये जो 3 है ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये जानने के लिए मैंने आपको ये कहा कि कैरेट की किताब में, किसी भी किताब में पीछे टी वैल्यू का एक टेबल दिया है, जिसमें 0.01 लेवल, 0.05 लेवल और अन्य कुछ लेवल भी होती है। इनमें से 2 ही लेवल की जिक्र कर रहा हूँ। और फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नथिंग बट n-2। n स्टैंड्स फॉर सैंपल। तो हमारा सैंपल 1000 था, 1000 - 2 998। हमने क्या किया, टेबल को ओपन किया। टेबल में से ऐसा टेबल नहीं है, हां तालिका टेबल है वहाँ। हमने क्या किया, डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखा 998। मैंने इसके पहले भी कहा, जैसे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 125-30 के आसपास जाता है, उसके बाद डैश 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 करके सीधा इंफिनिटी दिखेगा। क्यों? क्योंकि 125-30 के बाद वैल्यू कांस्टेंट होते जाता है ना। तो 998 बहुत बड़ी वैल्यू है, तो वहाँ आपको सीधा इंफिनिटी वाली वैल्यू दिखेगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंफिनिटी वाली। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इंफिनिटी क्या होता है, वैल्यू 0.05 का आपको 1.96 दिखेगा टेबल में, 9.01 दिखे 2.8। ठीक है। अब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इन दोनों में से किससे बड़ी, इसके इतनी या उससे बड़ी। तो जो 3 है, ये 3 तो इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा है, इससे बड़ा है नहीं है, इसलिए हम केवल इसी का जिक्र करेंगे, इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन हमारा टी आया वो 2 आया, सो 2 इससे तो बड़ा है, इसका मतलब यहाँ सिग्निफिकेंट है, लेकिन 2 इससे छोटा है, इसका मतलब यहाँ सिग्निफिकेंट है। तो हम यहाँ पर अब सिर्फ इसका जिक्र हम बोलेंगे कि हमारा सिग्निफिकेंट है एट 0.05। कैलकुलेटेड की वैल्यू इज सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। व्हाट डज इट मीन? जब आपकी वैल्यू सिग्निफिकेंट आती है, then we have to reject the null hypothesis को आपको रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करना है मतलब उसमें जो हमने नो शब्द डाला था, हमने क्या लिखा था, there is no significant difference। जब आप रिजेक्ट करोगे तो नो हट जाएगा और आप बोलोगे there is significant difference। ठीक है। और आगे आप बोलोगे क्योंकि आईसीटी के पद्धति से पढ़ाने के बाद जो अचीवमेंट आया है वो 90 है, जो कि ट्रेडिशनल पद्धति से ज्यादा है, इसका मतलब हमारी आईसीटी वाली पद्धति कारगर है। समझ में? हाँ, तो इस तरीके से टाइटल, अभी मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ, बातें बहुत है इसमें, एक दिन में संभव, एक दिन क्या कई दिनों में संभव नहीं है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टाइटल आएगा डिसर्टेशन में, ऑब्जेक्टिव आएंगे, हाइपोथेसिस आएगा, हाइपोथेसिस के बाद फिर ऑपरेशनल डेफिनेशन। आपको फॉर्मेट तो दिया होगा शायद डिसर्टेशन का, या देंगे फॉर्मेट इसका? देंगे। तो उस फॉर्मेट में आप देखोगे कि भाई ऑपरेशनल डेफिनेशन मतलब जो आपके इसमें जैसे कि आईसीटी की आप ऑपरेशनल डेफिनेशन दोगे, क्या मतलब है आईसीटी का, अचीवमेंट, स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स क्या मतलब है आपका, वो आप लोगे। और ये पहला चैप्टर नॉर्मली इस तरीके से खत्म होता है, जिसमें शुरुआत में इंट्रोडक्शन भी होता है। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं, हम नॉर्मली ये लिखते हैं कि आईसीटी के लिए अलग अलग कमीशंस और जो पॉलिसीज आई, जैसे नेशनल पॉलिसीज कितनी आई अपनी कंट्री में, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कितनी हुई अब तक? 3 कब 1968, 1986 और
2020। वेरी गुड। उसके अलावा वेरियस कमीशन है, न्यूक्लियर कमीशन, हाँ, कमीशन, कोठारी, यशपाल कमेटी, बिल्कुल। उसके अलावा हमारे फ्रेमवर्क भी है, एनसीएम फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क, अब तक 4 केस आपका आएगा। तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में आईसीटी के बारे में क्या कहा है, ये हम शुरू में लिखते हैं। दूसरा 21st सेंचुरी स्किल हम बोलते हैं। 21st सेंचुरी स्किल में आईसीटी यानी सॉफ्ट स्किल एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल है। इसके पहले आप खुद भी जानते हैं कि जब तक आपके पास स्मार्टफोन नहीं था, मेरा सवाल गौर से सुनिए, जब तक आपके पास स्मार्टफोन नहीं था तब तक आप में से कितने लोगों के पास ईमेल था? किसी के पास नहीं, लगभग किसी के पास किसी के पास नहीं, ठीक, क्योंकि तब तक आपको जरूरत महसूस नहीं की। लेकिन आज ये सवाल अगर मैं पूछूं कि आप में से किसी के पास ईमेल नहीं है क्या, तो आप बोलोगे सर क्या बात है। लेकिन यही बात जब मैं 7-8 साल पहले पूछता था, मैक्सिमम स्टूडेंट बोल रहे थे हमारे पास ईमेल नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत इतनी नहीं हो रही। तो समय के साथ आईसीटी का महत्व बढ़ते जा रहा है, उसको आप जस्टिफाई करोगे पहले, फिर आपका टाइटल आ जाएगा, टाइटल के बाद ऑब्जेक्टिव आएंगे, हाइपोथेसिस है तो हाइपोथेसिस आएगा, नहीं तो रिसर्च क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो इसमें ऑपरेशनल डेफिनेशन जो आ रही है, सबका महत्वपूर्ण शब्द, उसको आप डिफाइन करोगे। फिर आपका लिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी, कि क्या होगा, ये स्टडी केवल 8वीं कक्षा तक सीमित है, ये स्टडी केवल 8वीं कक्षा के मैथमेटिक्स विषय तक सीमित है, ये स्टडी केवल अनके स्कूल तक सीमित है, ये स्टडी केवल इतने विद्यार्थियों तक सीमित है। आप सीमांकन लेते हो। फिर आपका सेकंड चैप्टर आता है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, जिसमें मैंने बताया कि जो टॉपिक आप लेके चल रहे हो उससे रिलेटेड आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे, ऐसे 10, 15, 20 जितने भी मिलते हैं आप लिखोगे। तीसरा आपका होता है रिसर्च मेथडोलॉजी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें वही होती है कि इसमें आपका पॉपुलेशन क्या है, आपने सैंपल क्या लिया, आपकी स्टडी के वेरिएबल क्या है, वेरिएबल में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, फिर आपकी टूल एंड टेक्निक क्या है। जैसे इस स्टडी में टूल हो गया क्वेश्चन आया, क्योंकि हमने क्वेश्चन आया, ठीक है। फिर आप कैसे आपकी रिसर्च को करोगे, तो आप बोलोगे कि हम 2 ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप को इस तरीके से पढ़ाएंगे, दूसरे ग्रुप को इस तरीके से पढ़ाएंगे, अंत में एक कॉमन टेस्ट ली जाएगी, कॉमन टेस्ट के आधार पर मीन निकाला जाएगा, मीन के आधार पर टी वैल्यू या टी टेस्ट का कैलकुलेट करेंगे और उस आधार पर रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ पे आपका तीसरा चैप्टर लगभग खत्म। फिर आप चौथे पे आए, चौथे में आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, तो ऑब्जेक्टिव वाइज या हाइपोथेसिस वाइज आप एनालिसिस करें। तो आपका एक में ऑब्जेक्टिव यही, यहाँ पर यही था, तो जहाँ जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हाइपोथेसिस बनता है तो वो सीधा आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करो, जहाँ हाइपोथेसिस नहीं बना वहाँ आप ऑब्जेक्टिव को एनालाइज करो। तो यहाँ पर हमारा हाइपोथेसिस था, हम उसमें एक टेबल बनाएंगे, टेबल में लिख देंगे एन, कंट्रोल ग्रुप के कितने विद्यार्थी, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के कितने विद्यार्थी, उनका मीन कितना निकला, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला, उनका टी वैल्यू कितना निकला, डिटरमिनेंट क्या है, एंड नीचे फिर एनालाइज करेंगे, जो मैंने तुमसे पहले बताया कि एज आवर कैलकुलेटेड वैल्यू इज 3, आवर कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज 3 व्हिच इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू एट 0.0101 which is 2.58. So we can say that our hypothesis is rejected, or hypothesis is rejected at 0.01 level of significance. And फिर हम नीचे लिखेंगे कि there is a significant difference, नो को हटा दें। सपोज ये कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी 1 आती, t is equal to 1 आता, तो 1 तो हर किसी से बड़ा छोटा है, इसका मतलब 0.05 भी सिग्निफिकेंट नहीं है। हम वहाँ लिख दें कि भाई 0.05 भी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो 0.05 भी सिग्निफिकेंट नहीं है तो कहीं पे भी सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे स्टडी के हिसाब, ठीक। तो वी हैव टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, एंड व्हाट वाज आवर नल हाइपोथेसिस, इट वाज देयर इज नो सिग्निफिकेंट। तो यहाँ हालांकि 5 का आंसर आपको दिख गया था 90-85 में, फिर भी वो सिग्निफिकेंट नहीं है बोला, ठीक है। तो इस तरीके से बातें आगे चलेगी। 5वां चैप्टर आपका फिर समरी का होता है, इसमें ये सब मोटे मोटे तौर पर छोटी छोटी बातें, प्रमुख बातें आप 5वें में लिखते हो। आखिरी में बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस आता है, आपने जो टूल बनाया वो टूल आता है, और इस तरीके से रिजल्टेशन खत्म।
तो मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की, कुछ डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज लगभग 1 बज भी गया और मुझे लगता है कि आप लोग भी अभी बोर हो गए। नहीं सर। थैंक यू। कुछ सवाल है तो पूछिए, मैं मिटा दूँ इसको अभी। हाँ कुछ रिसर्च क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप दो परिस्थितियों की तुलना यहाँ करते हो ना, और आपने कुछ इनपुट दिया है, जो इनपुट दिया है वो इनपुट अच्छा है बुरा है। सर्वे में क्या होगा, आपका इनपुट नहीं है। क्वालिटेटिव स्टडी में क्या होगा, जैसे मैंने मातपुरे का उदाहरण लिया, उनके लिटरेचर को देख के आप एजुकेशनल एस्पेक्ट निकालना चाहते हैं, उनके लिटरेचर को देख के आप उसमें मान लो उनकी सोशल एक्टिविटीज़ को निकालना चाहते हैं, है ना। तो उसमें हाइपोथेसिस बनी नहीं सकती। क्या मतलब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे? हाँ, आप कंपेयर कर सकते हो इसमें भी, इसमें क्वालिटेटिव स्टडी में। फॉर एग्जांपल, comparative study of educational ideology of Mahatma Gandhi and Ivan Illich। दोनों ने एजुकेशन पे काम किया, पर दोनों का एजुकेशन को देखने का नजरिया डिफरेंट हो सकता है। इवान इलिच कुछ और तरीके से देखता होगा, महात्मा गांधी कुछ और तरीके से देखते होंगे, तो उसका कंपैरेटिव स्टडी आप कर सकते हैं। कंपैरिजन तो हो रहा है, बट यहाँ और कोई कुछ नहीं सर। आपकी बुक का नाम बताइए ना, स्टैटिस्टिक वाली। अरे वो मराठी है, मैं जिसको बात नहीं यूज में कर नहीं पाया, लॉन्ग बैक 2001 वगैरह में पब्लिश किया था। कई बार सोचा उसको हिंदी इंग्लिश में कर, लेकिन मराठी में सामने आया। क्योंकि आपको अगर किताब स्टैटिस्टिक्स के लेने हैं, इसके एक तो डायरेक्ट का रखिए, लेकिन डायरेक्ट का किताब जो हिंदी का है, हिंदी कैरेक्टर किताब थोड़ा सा हायर लेवल का, उससे अच्छा एक इंडियन ऑथर है आर एस शर्मा। आर एस शर्मा, आर एन उनका ठीक है, आर एस आर ए आर ए उनका ठीक है, चल जाएगा। ओके, और कोई सवाल या ओके नाउ? थैंक यू। थैंक यू। ठीक है ना।